रिविजन नहीं करना है क्या? करना है मैम। तो फिर मुझे करना बताओ, है। कल जो मैंने पढ़ाया वो करना है आपने मैम। पढ़ के आया कि नहीं? खुद लर्न किया, ट्राई किया लर्न करने का, और आप बार बार पढ़ोगे तो ही लर्न होने वाला है। फॉर ग्रांटेड मत लो अपनी मेमोरी को, ठीक है? भूल जाते हैं, बार बार पढ़ोगे तो ही याद रहेगा। 5 मिनट लगते हैं सिर्फ फिर से रिवाइज करने को, उतना भी नहीं करोगे तो आपका ही लॉस है। फिर आप 2-3 घंटा लेके बैठना उसको। बोलो, गो थ्रू किया आपने कल? यस मैम। कौन से 2 चैप्टर्स पढ़े थे? इतना बताओ तो पहले। कल कौन से 2 चैप्टर रिवाइज किए हमने, पता है? फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड और पब्लिक फाइनेंस पब्लिक फाइनेंस, राइट? इन इंडिया। नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, कल कब नेशनल इनकम पढ़ा भाई? कल का होमवर्क था कि आपको ये दोनों चैप्टर्स पब्लिक फाइनेंस और फॉरेन ट्रेड दोनों पढ़ के आना था। आप भी नहीं पढ़ के आया, और कुछ लोग ने शायद पढ़े होंगे, तो वो अच्छा है। जो नहीं पढ़ के आ रहे हैं वो फिर से पढ़ना 3-4 घंटे लगा के, टेंशन लेके। मैं इजी करवाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग साथ नहीं दोगे तो कुछ इजी नहीं होगा। चलो लेट्स रिवाइज। 2 चैप्टर बच गए रिवाइज करने के। बोलो, पहले आपको मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट का रिवीजन चाहिए कि इंडेक्स नंबर्स का रिवीजन चाहिए? बोलो, क्योंकि एक मनी ऑप्शनल मार्केट, कैपिटल मार्केट। हाँ, कौन सा? मनी मार्केट, मनी मनी मार्केट। मार्केट, कैपिटल मार्केट। ओके, ठीक है, तो चलो मनी मार्केट कैपिटल मार्केट को रिवाइज करते हैं पहले। आ जाएंगे सब लोग पेज 81 पे। क्विकली स्टार्ट करेंगे। देखो 10 मिनट्स हो चुके हैं अपनी क्लास को स्टार्ट हुए। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया पढ़ना है हमको। मनी मार्केट मतलब बताओ, मनी मार्केट मतलब सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे? मनी मार्केट मतलब, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग, बोरोइंग शॉर्ट टर्म फंड्स। मनी मार्केट किसके लिए होता है? ऐसा मार्केट जहां से आप शॉर्ट टर्म फंड्स रेज कर सकते हो, आपकी शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। जिस मार्केट से, उसको बोलते हैं मनी मार्केट। मतलब अगर आपका कोई बिजनेस है, आपको कोई शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत है, तो आप मनी मार्केट में जाके कोई भी टाइप की सिक्योरिटीज या लोन या जो भी है खरीद सकते हो और अपनी शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया मनी मार्केट क्या है? यस मैम। ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर को समझते हो क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब इसमें कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ना, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं होती है, राइट? तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या है देखो, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है क्योंकि इनको कोई ना कोई अथॉरिटी है, लॉ है जो इनको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। सबसे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में कुछ दिया हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ आरबीआई, कमर्शियल बैंक, रेगुलेटेड, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, फिर सबसे पहला हमको पढ़ना है ऑर्गेनाइज सेक्टर का। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट में हम ऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ रहे हैं, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में पहला पढ़ रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बोलो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पता है? ये हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक है, राइट? इट इज अ सेंट्रल बैंक। हर कंट्री की कोई ना कोई सेंट्रल बैंक होती है। इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, Reserve Bank of India is a central bank of our country. RBI was set up on the basis of recommendations of ये सब कुछ काम का नहीं है। ठीक है, फिर आप पॉपुलर डेफिनेशंस दी हुई है, ये आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, जितना अंडरलाइन कर लिए उतना पढ़ लिए तो भी बहुत है आपके लिए। ठीक है, अब फंक्शंस ऑफ बैंक ऑफ
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमको क्या पढ़ना है? फंक्शंस। आरबीआई जो हमारी सेंट्रल बैंक है उसकी क्या फंक्शंस है, क्या फंक्शंस है, हम ये पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं याद है क्या? देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे पहला पार्ट पढ़ रहे हैं कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हम क्या पढ़ेंगे अभी? फंक्शंस। उसके लिए शॉर्ट कोड है आपके लिए, शॉर्ट सीबीआई प्रो। कैसे याद रखोगे? सीबीआई प्रो, ठीक है, सीबीआई प्रो। सीबीआई प्रो से याद रखोगे, सी के नीचे मैंने 3 अंडरलाइन की हूं और बी के नीचे 2 अंडरलाइन की हूं। सी 3 बार, बी 2 बार, आई 1 बार, प्रो में 2 पॉइंट्स, पी एंड ओ वाला, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सी वाले फंक्शंस पढ़ लेते हैं। 3 सी वाले फंक्शंस हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं याद रखो, क्वेश्चन ध्यान में रखो तो आंसर आपको समझेगा। क्वेश्चन क्या है? फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या काम करता है ना? तो 3 सी पढ़ना है अपन को, एक कस्टोडियन, एक कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और एक कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। 3 सी पढ़ने हैं फंक्शंस में। कौन सा? एक कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कस्टोडियन और कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। 3 सी याद है? कस्टोडियन, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट and collection and publication of data. Custodian acts as the custodian of the country's foreign exchange. हमारे foreign exchange का देख रेख, कस्टडी मतलब कस्टडी रखना, कस्टोडियन मतलब जो कस्टडी रखता है, मतलब देख रेख करता है। फॉरेन एक्सचेंज कौन मैनेज करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज कौन मैनेज करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देयरफॉर इट इज कस्टोडियन बैंक। क्या बोलते हैं इसको? कस्टोडियन मतलब देख रेख करने वाला, राइट। कस्टोडियन हो गया। फिर कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। एज सुप्रीम बैंक आरबीआई हैज पावर टू इन्फ्लुएंस वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। आपको पता है ना बैंक कैसे कंट्रोल करता है? बैंक रेट्स मैनिपुलेट नहीं, सॉरी, चेंज कर सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। मार्केट में जो लेंडिंग रेट है, बोरोइंग रेट है, ये सब क्या बैंक्स कंट्रोल, मतलब कैसे कंट्रोल करता है? कौन कर सकता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। ये क्या करेगा? अपना एसएलआर सीआरआर का रिक्वायरमेंट रेट बढ़ा देगा, उसके हिसाब से मार्केट में मनी फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मतलब ये इकोनॉमी में क्रेडिट वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकता है, इसलिए क्या बोला जाता है? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। 2 सी हो गए। कौन सा? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब देखरेख करता है फॉरेन एक्सचेंज की। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट हमारे इकोनॉमी में क्रेडिट वॉल्यूम को कंट्रोल करता है बाय चेंजिंग एसएलआर सीआरआर एक्सेट्रा, ठीक है। और फिर कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। हाँ बोलो सीआरआर और एसएलआर समझाओ ना। हाँ, सीआरआर देखो कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो मतलब आरबीआई बोल देगा कि आपको इतना परसेंट सीआरआर, सपोज 10% सीआरआर बोल रहा है आरबीआई, तो इसका मतलब वो क्या बोल रहा है कि आपके पास इतना लिक्विड कैश तो रहना ही चाहिए, मतलब आपने जितना पैसा आपके पास है उसमें से इतना, मतलब जिसे डिपॉजिट। अरे म्यूट करो, जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस आ रहा है। एक घोट 2 घोट है मल्हार तो नहीं सकता ऐसा बताया। आप लोग बैंक में डिपॉजिट करते हो, वो डिपॉजिट मनी को क्या करता है बैंक? उसमें से लेंडिंग करता है। उसमें से रिजर्व बैंक आपको, एक बैंक को क्या बोलेगा कि 10% आपको कैश रखना ही है, रिमेनिंग अमाउंट को आप लेंडिंग के लिए यूज करो, ठीक है। ये हो गया कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। और एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब इतनी लिक्विडिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, मतलब क्विकली शॉर्ट टर्म एसेट्स आपको रखने पड़ेंगे कि इतनी लिक्विडिटी आपके पास रेडी रहनी चाहिए। तो ऐसे रिक्वायरमेंट देता है। अगर सपोज बैंक को लेंडिंग कम करना है, मतलब क्रेडिट गिविंग मतलब लोन देना कम करना है अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो क्या करेगा? सीआरआर रेशियो बढ़ा देगा। तो बैंक क्या करेगा? जितना उसके पास डिपॉजिट आया उसका ज्यादा पोर्शन तो वो सीआरआर रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए रखेगा और कम अमाउंट लोन के लिए अवेलेबल रहेगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा? इकोनॉमी में क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। समझा? यस मैम। ओके, चलो। तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा।
कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, मतलब क्या करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, it collects and compiles statistical information related to banking and other financial institutions. दूसरा है 2B है ना, बैंकर्स बैंक एंड बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। 3C पढ़े हमने, अब 2B पढ़ने हैं, ठीक है। दूसरा बी देखो, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, क्या बोल रहा है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर एजेंट एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, इट ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इट एक्सेप्ट्स मनी एज वेल एज मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जैसे हमारे लिए कोई बैंक, हमने जिस बैंक में अपना अकाउंट खोला है, हमारे बिहाफ में बैंक बहुत सारे काम करके दे सकता है, वैसे ही गवर्नमेंट के लिए कौन काम करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देयरफॉर इट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। क्या बोलता है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ में ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करता है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और बैंकर्स बैंक मतलब जैसे हमारे लिए कोई बैंक है, वैसे जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, स्टेट बैंक हो गया, ये सब बैंक के लिए भी कोई एक बैंक है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब हमको लोन रिक्वायरमेंट है तो हम एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह में जाएंगे, वैसे ही अगर बैंक्स को फंड्स की जरूरत है तो वो कहाँ जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, है ना। तो इट इज बैंकर्स बैंक, मतलब बैंक्स के लिए जो बैंक का काम करता है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ में ट्रांजैक्शंस कंडक्ट कर रहा है, डिफरेंस समझो। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट मतलब बैंकर टू द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ में काम करता है, ठीक है। और बैंकर्स बैंक मतलब सारे बैंक्स के लिए भी ये बैंक का काम करता है, उसको क्या बोलेंगे, बैंकर्स बैंक, ठीक है। RBI provides financial assistance to banks in the form of discounting of eligible bills. Loans advances are also provided. अगर किसी बैंक को, बैंक ऑफ बड़ौदा को लोन की जरूरत है तो वो रिजर्व बैंक से लोन ले सकता है, इसीलिए बैंकर्स बैंक वाला फंक्शन भी किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। क्लियर है, 5 पॉइंट्स हो गए हमारे, 3C 2B, राइट। 3C कौन सा, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। और बैंकर्स बैंक एंड बैंकर टू द गवर्नमेंट। 5 पॉइंट्स हो गए, डन। अब एक बचता है आई, इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स, CBI। 3C 2B और एक I, ठीक है। 3C 2B और एक I, है ना। तो इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स, ऑब्वियसली ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, कोई और प्रिंट नहीं कर सकता नोट्स, राइट। नॉर्मल बैंक्स भी नहीं कर सकते, कौन है, आरबीआई जो कर सकता है, राइट। आरबीआई हैज सोल राइट, दिख रहा है, सोल राइट। तो हमारे कंट्री में और कोई करेंसी प्रिंट नहीं कर सकता एक्सेप्ट आरबीआई, है ना। इट हैज सोल राइट टू प्रिंट नोट्स, डन। तो CBI हो गया, प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शंस, CBI प्रो में P फॉर प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन, ये PR जो है उसके लिए क्या है, promotional and developmental function. RBI also performs certain such as extending banking services to semi-urban and rural areas वगैरह। promotional and developmental function मतलब ये हमारे कंट्री के वेलफेयर के लिए भी कुछ एक्टिविटीज करके दे सकता है। रूरल एरियाज में अगर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है तो आरबीआई क्या करेगा, वहाँ पे बैंक्स बनाने के लिए लोगों को इंसेंटिव्स देगा कि आप यहाँ पे बैंक खोलो, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे बेनिफिट्स देंगे। तो ये डेवलपमेंटल फंक्शन भी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन ही आरबीआई परफॉर्म करता है। और अदर फंक्शंस
such as clearing house, settling accounts between member banks etc. clearing house वगैरह वाले functions भी करता है. अदर फंक्शन में कुछ भी आ सकता है. ठीक है, बहुत सारे दूसरे फंक्शन है जो आरबीआई करता है. ठीक है, तो हमारे मेमोरी टेक्निक क्या है? सीबीआई प्रो 3 सी 2 बी 1 आई और प्रो पीआर और ओ फॉर अदर फंक्शन. ठीक है, डन. बढ़े आगे, बढ़े क्या आगे? जल्दी बोलो. याद करोगे अच्छे से? याद करोगे, इंपॉर्टेंट है. आरबीआई वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. सीबीआई प्रो 3 सी 2 बी 1 आई और पीआर से प्रमोशनल और ओ से अदर. ठीक है, डन. अब सेकंड ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट पढ़ने वाले हम. ऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ रहे हैं हम, इतना याद है ना. उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा आरबीआई. अब हम क्या पढ़ेंगे? कमर्शियल बैंक्स. क्या पढ़ेंगे? कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स acts as intermediaries in countries financial system to bring savers and investors together. ठीक है, डेफिनेशन देख लोगे और उसका क्लासिफिकेशन देखो. पब्लिक, प्राइवेट, रीजनल, रूरल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स, है ना. पब्लिक बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब जिसकी मैक्सिमम शेयर होल्डिंग किसके पास है? मैक्सिमम ओनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट के पास, है ना. मोर देन 50%. मोर देन 50% ओनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट के पास. उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक. प्राइवेट सेक्टर बैंक मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग प्राइवेट इंडिविजुअल्स होल्ड करते हैं. ठीक है. रीजनल रूरल बैंक्स मतलब जो स्पेसिफिक रीजन के लिए बैंक बनाती है उसको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक्स. और फॉरेन बैंक मतलब ऐसे बैंक जिनका हेडक्वार्टर मतलब मेन ब्रांच फॉरेन बैंक में है लेकिन उसका कोई एक ब्रांच दूसरी कंट्री में भी काम करता है. उसको बोलते हैं फॉरेन बैंक, है ना. हमारी कंट्री के लिए फॉरेन बैंक कौन होगा? जो दूसरी कंट्री का हेडक्वार्टर है उसका लेकिन हमारी कंट्री में कोई एक उसकी ब्रांच है. ठीक है, तो ये हो गया फॉरेन बैंक. ये 4 टाइप से एमसीक्यू के लिए आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है. ठीक है, फिर पॉपुलर डेफिनेशन दी हुई है. डेफिनेशन गो थ्रू कर लेना आप लोग. ठीक है, अब फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक देखो. ये इजी है, 4 फंक्शंस है, सिर्फ 4 फंक्शंस है. इजी है, इसके लिए कोई मेमोरी टेक्निक नहीं है. कमर्शियल बैंक के फंक्शंस नॉर्मली देखो, आप जो बैंक में जाते हो वो ये है कमर्शियल बैंक, है ना. आप जो भी बैंक में जाते हो वो कमर्शियल बैंक है. ठीक है, जिसके भी बैंक, जो भी आपके बैंक में अकाउंट होगा वो क्या है? कमर्शियल बैंक, है ना. तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग है, आप बैंक में जाओगे, एफडी खोलोगे, बैंक में डिपॉजिट कर दोगे. तो बैंक क्या कर रहा है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. 2 टाइप के डिपॉजिट्स पढ़े थे हमने. कौन से? डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट कौन से होते हैं? विच आर विथड्रॉएबल ऑन डिमांड, है ना. जब आपकी मर्जी तब आप अपना डिपॉजिट किया हुआ पैसा बैंक से डिमांड कर सकते हो. ठीक है, और टाइम डिपॉजिट मतलब एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी पीरियड है, उसके बाद ही आप डिमांड कर सकते हो. ठीक है, तो विड्रॉएबल आफ्टर मैच्योरिटी टाइम डिपॉजिट और विड्रॉएबल ऑन डिमांड डिपॉजिट. ठीक है, डिमांड डिपॉजिट कौन से? देखो, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट देखा था हमने, डिमांड डिपॉजिट के टाइप्स. ठीक है, टाइम डिपॉजिट में एफडी, आरडी एक्सेट्रा. ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट्स ये आरडी, एफडी, ये सेविंग अकाउंट और ये करंट अकाउंट. ठीक है, डन. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स के 2 टाइप्स. कौन से? डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट्स में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट. टाइम डिपॉजिट में आरडीज एंड एफडीज, है ना. रिकरिंग डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स. डन. सबसे पहला फंक्शन हो गया कौन सा? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. दूसरा फंक्शन है प्रोवाइडिंग लोन्स. अब आपने डिपॉजिट किया, बैंक के पास पैसा आ गया, बैंक क्या करेगा? एसएलआर सीआरआर रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, कुछ अमाउंट मतलब रिजर्व रखेगा एज पर डायरेक्शंस गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और बचा हुआ अमाउंट क्या करेगा? बोरोइंग के लिए यूज कर देगा, राइट. तो सॉरी मतलब लोन, लेंडिंग, बैंक के एंगल से लेंडिंग बोलेंगे, राइट. तो लेंडिंग के लिए यूज करेगा. ठीक है, तो प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस. ठीक है, तो बैंक का दूसरा फंक्शन क्या हो गया? प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस. ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं, आपको अच्छे से पता है. ठीक है, फिर एंसिलियरी फंक्शंस मतलब साइड बाय साइड बैंक सिर्फ लोन और डिपॉजिट के अलावा भी बैंक दूसरी फंक्शंस करता है, राइट. आपके बिहाफ में ईएमआई पे करता है, आपको डिस्काउंटिंग करके देता है, बहुत सारी चीजें हैं जो बैंक करके देता है. ठीक है, और लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. ये सारे फंक्शंस भी है बैंक के जो वो करता है ऑन बिहाफ ऑफ. देखो, मेकिंग पीरियोडिकल पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स. ठीक है, सेफ डिपॉजिट, लॉकर फैसिलिटी एक्सेट्रा. एंसिलियरी फंक्शंस
तीन फंक्शंस देखो, एक तो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, दूसरा लोन देता है, तीसरा एंसिलियरी फंक्शंस करता है, ठीक है। और वो क्रेडिट क्रिएशन भी करता है। बताइए कैसे क्रेडिट क्रिएशन करता है। क्रेडिट क्रिएशन इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स. Commercial banks are creators of credit. Demand and time deposit constitute primary deposit of bank after meeting reserve requirement of net demand and time liabilities. The secondary deposit, derivative deposit, etc. मतलब वो डिपॉजिट लेता है, CRR SLR फुलफिल करता है, बचा हुआ अमाउंट लेंडिंग करता है। इससे क्या कर रहा है? क्रेडिट क्रिएशन कर रहा है, राइट। तो बैंक के चार फंक्शंस, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, लेंडिंग लोन्स, एंसिलियरी फंक्शंस और क्रेडिट क्रिएशन। डन, इजी है, ये चार तो आसानी से याद रहते हैं, है ना। कोई भी बैंक इमेजिन करो और उसका फंक्शन सोचना, ठीक है। आपको पता चल जाएगा बैंक क्या करेगा, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, कुछ रिजर्व करेगा, बचा हुआ अमाउंट क्या करेगा, लेंडिंग करेगा, उससे क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन और एंसिलियरी फंक्शंस भी बैंक करता है, ठीक है। डन, कमर्शियल बैंक्स। चलो अब कोऑपरेटिव बैंक पे आ जाओ। कोऑपरेटिव बैंक मतलब क्या था? कोऑपरेटिव सोसाइटीज मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, है ना। कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते वो लोग, आपस के मेंबर्स के बेनिफिट के लिए बैंक खोला गया है, उसको क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक, सॉरी, कोऑपरेटिव बैंक्स came into existence with the enactment of Cooperative Credit Societies Act in 1904, ठीक है। उसमें 3 टायर इंपॉर्टेंट है। कौन सा 3 टायर? स्टेट लेवल्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल वर्क्स एट विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और स्टेट मतलब इट कंट्रोल्स एवरीवन, इट इज एपेक्स बॉडी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। स्टेट लेवल इज द एपेक्स फॉर कोऑपरेटिव बैंक। सारे कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एपेक्स बॉडी कौन है? स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक। तो 3 टायर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड प्राइमरी। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड प्राइमरी, 3 टायर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको 1-2 मार्क के लिए अगर ये पूछा तो आपको ये शायद पिरामिड भी बनाना है, ठीक है, ट्रायंगल बनाना है, ओके। कलर नहीं करना है उसमें, लेकिन लिखना जरूर है, ठीक है, कलर मत करते बैठना। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड प्राइमरी लेवल। डन, बड़े आगे। अब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। डेवलपमेंट, वर्ड डेवलपमेंट से आपको याद आ जाना चाहिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम क्या है, मेन फोकस प्रायोरिटी क्या है, प्रॉफिट मेकिंग के कमर्शियल बैंक्स की जैसे। कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट मेकिंग, राइट। कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग। और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या होता है? डेवलपमेंट, ठीक है। उसका मेन मोटिव नहीं है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एजेंसीज दैट प्रोवाइड मीडियम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस। दे हेल्प, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, दे हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर्स, ठीक है। क्या लिखना है उसमें? दे हेल्प इन डेवलपमेंट, ठीक है। फिर डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, फिर आ जाओ डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। बिल डिस्काउंटिंग याद रखना है इसमें, बिल डिस्काउंटिंग, ठीक है। बिल डिस्काउंटिंग से समझ में आया इसका क्या काम होगा? डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया क्या करोगे? आपके जो बिल्स रिसीवेबल्स है, आपके बिजनेस के जो बिल्स रिसीवेबल्स है, उसको आप क्या कर लोगे? डिस्काउंट कर लोगे, है ना। 10,000 का बिल था, आप क्या करोगे? 9,000 ले लोगे और अपने बिजनेस में लगा के अपना बिजनेस कंटिन्यू करोगे, है ना। इससे क्या होगा? आपके बिजनेस में लैग्स नहीं आएंगे, राइट। तो डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1988 एज अ मनी मार्केट इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ वागुल कमिटी। गो थ्रू कर लेना, ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है कभी। इट इज जॉइंटली ओन्ड बाय आरबीआई, देखो, इट इज जॉइंटली ओन्ड बाय आरबीआई, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इम्पार्ट लिक्विडिटी। कौन कौन ओन करता है? कोई प्राइवेट रोल नहीं है इस पे। देखो, आरबीआई, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। कौन कौन? आरबीआई प्लस पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्लस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओनरशिप डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया की, ठीक है, इतना याद रखोगे। अब डन, ऑर्गेनाइज सेक्टर खत्म हो चुका है हमारा। मनी मार्केट पढ़ रहे थे हम। मनी मार्केट में क्या पढ़ा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
ऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ रहे थे। ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमने पढ़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। डन। बड़े अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे मैम हाँ डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। क्या इसमें क्या डिस्काउंट फाइनेंस, तो आप बिल डिस्काउंटिंग करते हैं, अपने अकाउंट से पढ़ा होगा ना जब डिस्काउंटिंग पढ़ रहे थे कि हम बैंक हमको डिस्काउंट करके देता है, तो ये डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया है वो, है ना। ऐसे बैंक्स नहीं बोलते उनको, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया बोलते हैं, मतलब जो डिस्काउंटिंग का फंक्शन करता है। स्पेशल फंक्शन उनका यही है कि वो डिस्काउंटिंग के लिए है। बिल डिस्काउंटिंग करना मतलब समझते हो ना, बिल डिस्काउंटिंग तो समझते हो, अकाउंट से पढ़े होंगे, यस है ना। तो वो फंक्शन करता है। और इसकी ओनरशिप आपको ध्यान में रखना है कि रिजर्व बैंक अलोंग विद पब्लिक सेक्टर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये अलग से लिख दिया मैंने तो आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। यस मैम। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे बढ़ते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब इसमें कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं फॉलो होता, इसीलिए क्या होता है, मनी लेंडर्स क्या करते हैं, बेहिसाब रेट रखते हैं, है ना। लूट जाते हैं हम, अगर मनी लेंडर से लोन लिया तो लूट जाओगे, है ना, क्योंकि वहां पे कोई रिजर्व बैंक नहीं है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करे, है ना। तो इंडिजीनियस बैंकर्स दे आर द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, अंडरलाइन करो, इंटरमीडियरीज दैट फंक्शन सिमिलर टू बैंक, और सिमिलर टू बैंक, बैंक नहीं है, क्या है, सिमिलर टू बैंक, है ना। बैंक के जैसे काम करते हैं लेकिन बैंक नहीं होते, बैंक की मान्यता नहीं मिली होती है उनको, है ना। वो इंडिजीनियस बैंकर्स है, ठीक है। दे मोस्टली डील इन इंडिजीनियस शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। आपको इंडिजीनियस बैंकर में एक तो इंटरमीडिएट्स लिखना है और एक सिमिलर टू बैंक्स लिखना है। सिमिलर नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, बैंक लिख दिया तो गलत हो जाएगा। दे आर सिमिलर टू बैंक्स, है ना, जो बैंक के जैसे काम करते हैं। एक हो गया इंडिजीनियस बैंकर्स, दूसरा मनी लेंडर्स, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हाई रेट इंटरेस्ट चार्ज करता है मनी लेंडर्स, है ना, ये लिखना है। अब अनरेगुलेटेड नॉन बैंक इंटरमीडियरीज, अनरेगुलेटेड नॉन बैंक इंटरमीडियरीज दैट चिट फंड वगैरह, है ना, बिटचिट आपकी मम्मी वगैरह बहुत, बिटचिट बीसी बोलते हैं उसको, है ना। चिट फंड मतलब ऐसी अनरेगुलेटेड इनफॉर्मल टाइप का हो गया ये, है ना, आपकी मम्मी वगैरह करती है, क्या है वो, अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ठीक है। They into chit fund, निधि, लोन कंपनीज एक्सेट्रा। अंडर चिट फंड मेंबर्स मेक रेगुलर कंट्रीब्यूशन टू द फंड। क्या होता है उसमें, हर महीना कुछ कुछ अमाउंट एक जन के पास डिपॉजिट होता है, वो यूज कर लेता है उसको, फिर अगले मंथ से क्या होता है, ऐसा हर मंथ पैसा सर्कुलेट होते रहता है, राइट। तो बिटचिट याद रखोगे, इसमें बिड्स एंड ड्रॉज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन criteria manually agreed upon the members, accordingly they collect, the collected fund is given to the chosen member। सिंपल जो मम्मी लोग किटी पार्टी में करते हैं वही है, यही होता है। चिट निकालते जिसका नाम आया उसके घर में नेक्स्ट मंथ पार्टी होती है ना। उसमें क्या करते हैं, जितने लोग जा रहे हैं सब लोग अपना मंथली कंट्रीब्यूशन उस इंसान को देते हैं जिसके घर में वो लोग जा रहे हैं, है ना। तो उस इंसान के पास क्या आ गया, बहुत सारा पैसा एक साथ आ गया, तो वो यूज कर सकता है उस पैसे को। इस तरीके से वो लोग फंड अपने जमा करते हैं, राइट। यस मैम। ठीक है, तो 3 अनरेगुलेटेड सेक्टर पढ़े हमने, कौन सा, इंडिजीनियस बैंकर, सिमिलर टू बैंक काम करते हैं वो लोग, दे आर इंटरमीडियरीज व्हिच वर्क सिमिलर टू बैंक्स। मनी लेंडर्स, जो ऐसे मतलब लोग जो पैसा लेंड करते हैं एट हायर रेट, है ना। और अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज मतलब बिटचिट वाले लोग, है ना। डन। इसमें निधि कंपनीज आगे, चिट फंड, लोन कंपनीज, ठीक है। तो डन रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड सेक्टर हमने पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया।
इसके लिए मेमोरी टेक्निक है फ्लिप से ग्रोथ, फ्लिप से ग्रोथ, फ्लिप से ग्रोथ। ठीक है, रोल ऑफ मनी मार्केट मतलब मनी मार्केट हमारी इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है, क्या काम करता है मनी मार्केट, ये पढ़ना है हमको। एफ फॉर देखेंगे जल्दी से, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट फुलफिल करता है। मनी मार्केट से क्या है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट भी लोन ले सकता है, राइट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट फुलफिल हो रहा है। एल से क्या हो रहा है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट की बात होती है मनी मार्केट में, है ना, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट की बात होती है, तो लिक्विडिटी मेंटेन होती है। अगर आपके पास लिक्विडिटी क्रंच है आपके बिजनेस में, तो आप क्या करोगे, शॉर्ट टर्म लोन ले लोगे, आपके पास पैसा आ जाएगा, आप उसको बिजनेस में यूज कर सकोगे। ठीक है, तो एफ एल हो गया। आई फॉर देखो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई सेट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो सेट करती है, वो सब इम्प्लीमेंटेशन बैंक्स के थ्रू होता है ना। ठीक है, FLI हो गया। P फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मनी मार्केट में बहुत सारे टाइप के सिक्योरिटीज मिलेंगे आपको, आप थोड़ा ज्यादा रिस्क वाला, कम रिस्क वाला, या मतलब ज्यादा इंटरेस्ट वाला, कम स्ट्रिक्ट, ज्यादा स्ट्रिक्ट, ऐसे बहुत सारे आपको टाइप ऑफ लोन्स मिल जाएंगे आप जो ले सकते हो, है ना। तो मनी मार्केट में बहुत सारे वाइड वेराइटी है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, डिजाइन सूट टू रिस्क एंड रिटर्न प्रेफरेंस, है ना। मनी मार्केट से आप अपने रिस्क और रिटर्न की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। FLIP, फ्लिप। S फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट फॉर द बोरोवर्स, शॉर्ट टर्म बोरोवर्स की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, राइट, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। ठीक है, मनी मार्केट से। SE, E फॉर इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म, रैशनल एलोकेशन ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट, मतलब जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जिसके पास पैसे की कमी है वो क्या कर सकते हैं, बोरो। तो इट इज इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म, मतलब बोरोवर्स और लेंडर्स को इक्वल लेवल पे लेके आता है, राइट। मतलब मेरे पास आइडियल फंड्स है, आपको फंड रिक्वायरमेंट है, तो आप हम दोनों मनी मार्केट के थ्रू मैं डिपॉजिट कर पाऊंगी, आप लोन ले पाओगे, राइट। इट इज इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, और ग्रोथ, ग्रोथ फॉर ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट क्या करता है, लिक्विडिटी क्रंच वगैरह बिजनेस में नहीं आने देता है, इससे आपका बिजनेस स्मूथली चलता रहता है और बढ़ता रहता है। तो इट इज डेवलपिंग द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, डन। रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, शॉर्ट टर्म मार्केट जो है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज मार्केट, मनी मार्केट, वो क्या रोल प्ले करता है, फ्लिप से ग्रोथ करता है। क्या करता है, फ्लिप से ग्रोथ। एफ फॉर बोलो, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट। एल फॉर लिक्विडिटी मैनेजमेंट, एल फॉर लिक्विडिटी मैनेजमेंट। आई फॉर implementation of monetary policies, implementation of monetary policies. P for portfolio management, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, अपने रिस्क और रिटर्न के हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हो। फ्लिप से S for short term requirement of borrowers, E for equilibrating mechanism, और growth, growth of industry and trade. Done. प्रॉब्लम्स है नहीं आपको सिलेबस में मैम? हाँ बोलो। इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म, इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म मतलब मेरे पास ज्यादा का पैसा रखा है, एक्स्ट्रा, है ना, तो मैं अपने पास रखूंगी तो मेरा पैसा कोई बढ़ेगा नहीं। मैं क्या करूंगी, मनी मार्केट में जाके फिक्स डिपॉजिट या मतलब कुछ भी करूंगी, है ना, डिपॉजिट करूंगी पैसा जिसमें मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, जिसके पास आइडल फंड्स है उसका भी फायदा, और जिसको फंड रिक्वायरमेंट है उसके लिए पैसा भी आ गया मार्केट में, है ना। तो क्या हो रहा है, आइडल फंड्स जा पा रहे हैं कहाँ पे, जिसके पास फंड रिक्वायरमेंट है उसके पास, मतलब डिमांड ऑफ फंड एंड सप्लाई ऑफ फंड, इट इज इक्वेटिंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फंड रिक्वायरमेंट, है ना। देखो सप्लाई ऑफ फंड मतलब जिसके पास आइडल फंड्स है वो क्या करेगा, फंड देगा मार्केट में, राइट। और डिमांड ऑफ फंड मतलब जिसको लोन रिक्वायरमेंट है उसके लिए डिमांड ऑफ लोन है, और मेरे पास सप्लाई ऑफ मनी है,
तो सप्लाई और डिमांड को इक्वेट करता है इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म। मनी मार्केट एग्जिस्ट करता है इसलिए तो हो सकता है, नहीं तो आप पर्सनली, आपको लोन की जरूरत होगी तो आप पर्सनली घर जाके पूछोगे कि आपके पास आइडल फंड्स है क्या, आपके पास आइडल फंड्स है क्या? नहीं, मनी मार्केट है, बैंक्स है, इसलिए क्या है, इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म क्रिएट करता है मनी मार्केट, राइट? समझा? Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। रिफॉर्म्स आप देख लेना, देखो प्रॉब्लम्स तो है नहीं आपको, उसके बाद में आपको रिफॉर्म्स देखना है। बैंक क्या, रिजर्व बैंक रेपोस एंड रिवर्स रेपो, इंटरेस्ट रेट्स आर लार्जली डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मतलब क्विकली ट्रांसफर हो जाता है, अभी आपको टाइम नहीं लगता पैसे ट्रांसफर करने किसी को भी, राइट? और इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ठीक है? तो टेक्निकल वाली चीजें, ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन लिखना है, रियल टाइम वाला लिखना है। इंटरेस्ट रेट्स आर लार्जली डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, है ना? मार्केट फोर्स, मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होता है आजकल, ठीक है? तो दीज आर द रिफॉर्म्स जो मनी मार्केट में लेके आए, ठीक है? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, ये सब भी मैंने आपको बताया था। बहुत सारे वाइड वेराइटी जिससे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा सब मनी मार्केट में आ चुके हैं। दिस वर द रिफॉर्म्स इन मनी मार्केट, ठीक है? बढ़ेंगे आगे कैपिटल मार्केट की ओर। कैपिटल मार्केट में क्या होगा बताओ? लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, ऐसा मार्केट जहां से आप अपनी लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकोगे, उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल मार्केट। डेफिनेशन आप देख लोगे, ठीक है? डेफिनेशन देख लोगे, मीनिंग मैंने बता दिया, डन। स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट देखेंगे, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। सबसे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या बोलते हैं? गिल्ट एज्ड बोलते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या बोलते हैं? गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज, ठीक है? इट डील्स इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट यूज कर रहा है, बॉन्ड्स वगैरह, है ना? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, पोस्ट ऑफिस, डिपॉजिट और बहुत सारी सिक्योरिटीज गवर्नमेंट भी इशू करता है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है? लॉन्ग टर्म होता है, मैक्सिमम टाइम, वो इसीलिए कैपिटल मार्केट में आ रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, जहां पे बहुत सारी गवर्नमेंट की इशूड सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बैंक्स बहुत सारे अपने बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज इशू करता है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? इसको बोलेंगे गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज। फिर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट पे आ जाओ। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब आईपीओ, है ना? जहां पे न्यू इशू मतलब कंपनी पैसा, देखो लॉन्ग टर्म, शेयर से कोई कंपनी फंड रेज कर रही है तो लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म होगा बताओ? तो शेयर इशू कर रही है कोई कंपनी, लॉन्ग टर्म के पर्पस से कर रही होगी कि शॉर्ट टर्म? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो यार। Long term. है ना? लॉन्ग टर्म तो ऑब्वियसली कैपिटल मार्केट में आएगा, मनी मार्केट में मत लिख देना, ये याद रहेगा। लॉन्ग टर्म मतलब कैपिटल मार्केट का पार्ट है ये, है ना? तो अगर फर्स्ट टाइम इशू कर रही है तो प्राइमरी मार्केट से इशू करेगी आईपीओस, और सेकेंडरी मतलब मालूम है आपको, स्टॉक एक्सचेंज, है ना? रीट्रेड होता है, रीसेलिंग ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, है ना? तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी। स्टॉक एक्सचेंज इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ कैपिटल मार्केट, राइट? है कि नहीं? मेरे पास आइडल फंड है तो मैं क्या करूंगी? स्टॉक मार्केट में शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, राइट? तो कैपिटल मार्केट का इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉक एक्सचेंज, डन। आप देखो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वहां पे भी था डेवलपमेंट, यहाँ पे भी डेवलपमेंट, वहां पे शॉर्ट टर्म की बात हुई, यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात हुई, लेकिन मीनिंग तो सेम ही है, राइट? अरे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बनेंगे क्या? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो ये शॉर्ट टर्म वाले इसमें भी था, मतलब मनी मार्केट में भी था और यहाँ पे भी है ना? यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात होगी, वहां पे शॉर्ट टर्म की बात होगी, ओके?
ठीक है। Yes, ma'am. फाइनेंशियल, अच्छा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट तो नहीं लिखोगे मनी मार्केट में? नहीं लिखोगे ना, आपको पता है ना शेयर्स एंड सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो सिर्फ कैपिटल मार्केट में आएगा। ये दोनों जगह आ रहा है डेवलपमेंट वाला, क्योंकि शॉर्ट टर्म भी हो सकता है लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, राइट। A financial intermediaries is an organization which acts as link between investor and borrowers. ठीक है, म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंकर्स, लीजिंग कंपनीज एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे इंटरमीडियरीज है बीच में, जैसे म्यूचुअल फंड से भी पैसा हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट में आ गया, राइट। तो शॉर्ट टर्म में भी आ सकता है, लेकिन आपको वहां पे दिया हुआ नहीं है। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में आप मर्चेंट बैंक्स, फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड्स, लीजिंग कंपनी, वेंचर कैपिटल कंपनीज एक्सेट्रा। ठीक है, वेंचर कैपिटल मतलब स्टार्टअप वाले, ठीक है, जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, वो जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती है कंपनीज, उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल कंपनी। ठीक है, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे अभी। रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, हमने रोल ऑफ मनी मार्केट पढ़ा, क्या था उसका फ्लिप से ग्रोथ, है ना। अब रोल ऑफ कैपिटल मार्केट पढ़ रहे हैं। रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, एमपी ऑपरेशनल आईक्यू। एमपी ऑपरेशनल आईक्यू क्या है? मेमोरी टेक्निक, एमपी ऑपरेशनल आईक्यू। MP operational IQ mobilizes long-term savings. M for mobilizes long-term savings. M for mobilizing long-term savings. P for provides equity capital. ठीक है, operational efficiency, ठीक है, और IQ integration and quick valuation. ठीक है, ये होगी मेमोरी टेक्निक, MP operational IQ। MP ऑपरेशनल आईक्यू, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठे, ठीक है, ओके। M मोबिलाइजेस लॉन्ग टर्म सेविंग। अब बताओ, मेरे पास आइडियल पैसा है, मैं शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहती थी, तो मैं गई मनी मार्केट में। अब मेरे को लॉन्ग टर्म पर्पस से मेरा पैसा डालना है, कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो मैं कहाँ जाऊंगी? कैपिटल मार्केट में, राइट। तो इट मोबिलाइजेस लॉन्ग टर्म सेविंग्स, राइट। और जहां पे जिन लोगों को लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट है, उनकी फंड रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी इससे, राइट। तो मोबिलाइजेस लॉन्ग टर्म सेविंग्स, ठीक है। अब प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल, कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स इक्विटी और शेयर कैपिटल टू द एंटरप्रेन्योर्स। कंपनी इशू कर सकती है लॉन्ग टर्म शेयर्स, राइट। शेयर्स लॉन्ग टर्म ही होते हैं, ठीक है। तो प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल, प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल, कैपिटल मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। इक्विटी इशू करना मतलब कैपिटल मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपनीज के लिए, ठीक है। तो प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल, पहला हमने देखा मोबिलाइजेस लॉन्ग टर्म सेविंग्स। कैपिटल मार्केट पे लिख रहे हो तो आपको लिखना है लॉन्ग टर्म, ठीक है। मोबिलाइजेस लॉन्ग टर्म सेविंग्स, प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कैपिटल मार्केट हेल्प्स टू अचीव ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय लोअरिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड सिंपलीफाइंग। मतलब आजकल बहुत कुछ टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसकी वजह से टाइम भी बचता है, कॉस्ट भी बचता है, ठीक है। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी आती है इससे। क्या होता है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत इजी बना दिया। आपको शेयर्स खरीदना है, आप क्या करोगे? फोन में ऐप डाउनलोड करोगे, डीमैट खोलोगे और इन्वेस्ट कर दोगे, राइट। आसान है ना अभी, है ना। तो बहुत ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ गई है, ठीक है। और क्विक वैल्यूएशन, कैपिटल मार्केट हेल्प्स टू डिटरमाइन फेयर एंड क्विक वैल्यू ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। मार्केट फोर्सेस से प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं, तो क्विक वैल्यूएशन और फेयर वैल्यूएशन, फेयर एंड क्विक वैल्यूएशन हो पाता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन, कैपिटल मार्केट लीड्स टू इंटीग्रेशन अमंग रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स। रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर, हम जैसे लोग, मतलब नॉर्मल पीपल जो है, वो कंपनी से किसके थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हैं? हम रिलायंस के शेयर्स खरीदने में हम रिलायंस में किसके थ्रू इन्वेस्ट कर पा रहे हैं? कैपिटल मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, राइट, है ना। तो रियल और फाइनेंशियल वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। इट इज इंटीग्रेटिंग रियल वर्ल्ड एंड फाइनेंशियल वर्ल्ड, है ना। समझ में आया? रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, एमपी ऑपरेशनल आईक्यू। MP operational IQ mobilizes long-term savings, provides equity capital, operational efficiency, I for integration of capital market and Q for quick valuation, ठीक है। डन। प्रॉब्लम्स आपको है नहीं, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट है नहीं कोर्स में। आपको रिफॉर्म्स देखना है। सेबी आ गया, सेबी आया टू कंट्रोल आफ्टर स्कैम, वो जो स्कैम हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1992
2 में सेबी को स्टैट्यूटरी पावर्स मिले कि सिक्योरिटीज मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। देखो कैपिटल मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर वगैरह, है ना, उसको रेगुलेट करने कौन आ गया रिफॉर्म्स में, सेबी। क्यों? क्योंकि स्कैम्स हो रहे थे, है ना। सेबी आया और क्या हुआ, एनएससी बीएससी जैसे इंडेक्स मतलब स्टॉक एक्सचेंज बने, है ना, निफ्टी 50 वगैरह, सेंसेक्स, ठीक है, ऐसे इंडेक्स बने। एनएससी बीएससी आया, ठीक है। कंप्यूटराइज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम आया। अब आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हो। पेपर वर्क होता है क्या, पेपर पे आपको पेपर फिजिकल ट्रांसफर होते हैं कि शेयर्स फिजिकली कि ऑनलाइन हो जाता है, ऑनलाइन हो जाता है, राइट। तो कंप्यूटराइज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम हो गया। डीमैट अकाउंट वाला सिस्टम आ गया, अभी सब कुछ डीमैट अकाउंट के थ्रू हो जाता है, नो नीड ऑफ फिजिकल कॉपीज, है ना। इंक्रीज्ड एक्सेस टू ग्लोबल फंड्स बाय एडीआरस एंड जीडीआरस। आप इजीली अभी एडीआरस और जीडीआरस में इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब दूसरे कंट्री के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में थ्रू एडीआरस एंड जीडीआरस आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दीज वर द रिफॉर्म्स। और एक लास्ट है इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ऑब्वियसली सेबी के साथ आपको ये पॉइंट अपने आप याद आना चाहिए, कौन सा, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड स्टैब्लिश किया कि इन्वेस्टर्स को बेसिक नॉलेज दिया जाए कि उनके साथ क्या क्या गलत हो सकता है, इसके बारे में उनको एजुकेट करो ताकि वो स्कैम्स वगैरह में ना फंसे, है ना। तो इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड क्रिएट हुआ फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, ठीक है। तो दीज वर द रिफॉर्म्स। वी आर डन विद दिस चैप्टर। क्या पढ़ा हमने, देखो दो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ठीक है। हमने मनी मार्केट में ऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में रिजर्व बैंक पढ़ा, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक पढ़ा, है ना, ठीक है। समरी देख लो अच्छे से, फिर से रिवाइज करा दूं। देखो मनी मार्केट में ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमने पढ़ा रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक में उसके फंक्शंस पढ़ा, सीबीआई प्रो, 4 बार सी, 3 बार बी, 1 बार आई, और प्रो और ओ, है ना, अदर फंक्शंस, ठीक है। फिर कमर्शियल बैंक पढ़ा। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस सिंपल है 4, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लैंडिंग लोन्स, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट और एंसिलरी फंक्शंस, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव बैंक्स पढ़ा, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ा और डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया पढ़ा। इससे हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर खत्म होता है। फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आए हम। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमने क्या पढ़ा, इंडिजीनियस बैंकर्स विच वर्क सिमिलर टू बैंक्स, है ना, मनी लेंडर्स जो हाई रेट चार्ज करते हैं, और अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब अपना चिट फंड वगैरह, है ना, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया। फिर हमने रोल ऑफ मनी मार्केट पढ़ा, उसका क्या था, फ्लिप से ग्रोथ, फ्लिप से ग्रोथ, ठीक है, बहुत बार पढ़ लिया, फिर से नहीं करा रही हूँ। उसके बाद में हमने पढ़ा रिफॉर्म्स इन मनी मार्केट। फिर हमने पढ़ा कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में हमने स्ट्रक्चर में क्या देखा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसको गिल्टेड सिक्योरिटीज बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट आता है उसमें। प्राइमरी में आईपीओ और स्टॉक एक्सचेंज, सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। फिर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लॉन्ग टर्म की बात करेंगे अगर डेवलपमेंट के, जिनका मोटिव डेवलपमेंट होता है, तो वो कैपिटल मार्केट में आ जाएंगे। और फिर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज पढ़े हमने, वगैरह, मर्चेंट बैंक्स वगैरह, ठीक है। फिर रोल ऑफ मनी मार्केट पढ़ा, एमपी ऑपरेशनल आईक्यू, एमपी ऑपरेशनल आईक्यू। और फिर रिफॉर्म्स देखा, रिफॉर्म्स से सेबी इन्वेस्टर्स एजुकेशन फंड आया, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड लेके आए, और स्टॉक एक्सचेंज क्रिएट हुए, एनएससी बीएससी, है ना, डीमैट अकाउंट आया, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम आ गया, और इंक्रीज्ड एक्सेस टू जीडीआरस एंड एडीआरस, है ना। आप अब ग्लोबली भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। बोलो बोलो क्या डाउट है, एक और चैप्टर रिवाइज करना है, जल्दी से बोलो, वी जस्ट हैव 5 मिनट्स लेफ्ट। रेपो रेट मतलब बैंक जिस रिजर्व बैंक, देखो जिस रेट पे बैंक लोन देती है और कुछ रेट पे बैंक लोन लेती है, वैसे ही रिजर्व बैंक भी लोन देती है ना बैंक्स को। तो रिजर्व बैंक जिस रेट पे बैंक्स को लोन दे रही है उसको रेपो बोलते हैं, और जिस रेट पे रिजर्व बैंक लोन ले रही है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। यस मैम। चलो अब इंडेक्स नंबर्स पे आ जाओ, इंडेक्स नंबर पे आ जाओ, द लास्ट चैप्टर एंड बहुत छोटा चैप्टर है। पहले तो इंडेक्स ये सब पढ़ लेना। इंडेक्स नंबर्स आर इज अ डिवाइस टू मेजर चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स, डेफिनेशन देख लेना उसकी,
ठीक है। फिर फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर देखोगे आप लोग, फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर कि ये स्टैटिस्टिकल डिवाइस है ना, नेट चेंज को मेजर करने में काम आता है, ठीक है। इट इज केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर्म। यूनिवेरिएट मतलब एक वेरिएबल को यूज करके कोई आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसको यूनिवेरिएट बोलेंगे, मतलब इंडेक्स नंबर विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम सिंगल वेरिएबल, है ना। और डबल वेरिएबल, दो वेरिएबल्स यूज कर रहे हो तो उसको, मोर देन वन यूज कर रहे हो तो कंपोजिट, है ना, ठीक है। यूनिवेरिएट इंडेक्स मतलब एक वेरिएबल यूज करके जो इंडेक्स बन रहे हैं, है ना, और कंपोजिट में मोर देन वन, है ना। फिर करंट ईयर के लिए निकालते हो यूजिंग बेस ईयर, यही करते हो, बेस ईयर को यूज कर, बेस ईयर को, एक ईयर को बेस ईयर मान लेते हो, उसके हिसाब से कंपैरिजन करते हो कि उस बेस ईयर में इतना था, इस साल में इतना है, एंड देन यू कंपेयर, है ना। तो करंट ईयर के लिए निकालते हो बेस ईयर यूज करके निकालते हो, है ना। और इट इज अज्यूम्ड एज 100, ठीक है, और इट इज अ बैरोमीटर फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप अच्छे से ऑब्जर्व, एनालाइज कर पाते हो यूजिंग इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। फिर आ जाओ टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स एंड वैल्यू इंडेक्स, ठीक है, और स्पेशल पर्पस चौथा, ठीक है। तो क्या है, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स और स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स में आप क्या कंपेयर करते बताओ। प्राइस, इट मेजर्स जनरल चेंजेस इन प्राइस ऑफ गुड्स। देखो इंडेक्स किसके लिए यूज होता है, जो चेंजेस है उसको मेजर करने के लिए एक चीज बनी, मेजरमेंट टूल बना है, उसको बोलते हैं इंडेक्स। अगर प्राइस में चेंजेस मेजर करना है तो प्राइस इंडेक्स। क्वांटिटी, वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हुआ है, मतलब कितने क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई पिछले साल बेस ईयर में, कितने क्वांटिटी इस साल में, है ना, करंट ईयर में, तो ये कंपेयर करोगे। क्वांटिटी अगर कंपेयर कर रहे हो तो क्वांटिटी इंडेक्स, प्राइस कंपेयर कर रहे हो तो प्राइस इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स क्या होगा, पूरी मार्केट वैल्यू को करोगे, मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी इन बेस ईयर एंड प्राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर कंपेयर करोगे तो वैल्यू इंडेक्स बन जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है क्या, सिंपल है, सिंपल है ना। जनरल चेंजेस इन प्राइस, प्राइस इंडेक्स, जनरल चेंजेस इन लेवल ऑफ आउटपुट, क्वांटिटी, है ना, तो क्वांटिटी इंडेक्स हो जाएगा। वैल्यू में मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्राइस और क्वांटिटी। बेस ईयर और करंट ईयर को कंपेयर करते हैं इंडेक्स में, इतना मालूम है ना, मालूम है ना, बेस ईयर और करंट ईयर को कंपेयर करते हैं, राइट। और स्पेशल पर्पस मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस के लिए कोई इंडेक्स बना है तो इसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, कोई भी स्पेशल चीज को लेके इंडेक्स बन सकता है, ठीक है, तो जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, इसके लिए मैंने आपको मेमोरी टेक्निक दी है, TUF-FM, टफ FM। क्या है, टफ FM, टफ FM। T फॉर स्टडीज ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज, ठीक है। इससे आप क्या कर पाते हो, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हो आप, इंडेक्स नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है उनका, क्या उनका महत्व है ना। स्टडीज ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज, ठीक है, आप डिटेल में आप पढ़ लेना, अब इतना टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम हो चुका है अपना। U फॉर यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स, यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स। F फॉर फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसीज, इंडेक्स से कंपैरिजन करके कुछ कंक्लूजन्स निकलेंगे, उसके बेसिस पे पॉलिसीज बनती है, राइट। यूजफुल वाला पॉइंट पढ़ लिया, यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा, फ्रेमिंग suitable policies, ठीक है। टफ FM, F फॉर फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी, फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, इंडेक्स यूज करके आप इन्फ्लेशन भी मेजर करोगे, ठीक है। डन, सिग्निफिकेंस खुद रीड कर लेना अंदर से, मेमोरी टेक्निक दे दी मैंने, टफ FM, ठीक है। अब स्टेप्स इन्वॉल्व देखना है, देखो सिंपल प्रोसेस तो आपको मालूम है ना, जब आप कैलकुलेट करते हो लास्ट पीरियड एंड पास्ट ईयर्स का, जब आप कैलकुलेशन करते हो उसमें जो स्टेप्स है वही सोचो, वही ध्यान में रखते हुए स्टेप्स पढ़ो। पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, पहले तो आप डिटरमाइन करो कि आपको कौन सा इंडेक्स निकालना है, किस लिए इंडेक्स निकालना है, उसके हिसाब से आप कौन सा टाइप का इंडेक्स चूज करोगे वो डिसाइड करना है, ठीक है। तो पहले तो पर्पस डिटरमाइन करो, फिर सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, ऑब्वियसली बेस ईयर डिसाइड करो,
है ना, कौन सा बेस ईयर, सबसे सूटेबल बेस ईयर जो एकदम नॉर्मल है, जिसमें कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ, कोई एबनॉर्मल गेन नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल एक्टिविटी जिस ईयर में चलिए वो आप सिलेक्ट करोगे, है ना। सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। फिर सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, कौन से आइटम्स आपको कंपैरिजन में चाहिए वो सिलेक्ट करना है। सैंपल, अच्छा सैंपल सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आइटम सिलेक्ट करना है। फिर ठीक है, फिर सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन। प्राइसेस ऑफ सिलेक्टेड कमोडिटीज में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, शॉप टू शॉप, है ना। तो होता है ना ऐसा, रीजन वाइज भी प्राइस अलग अलग रहता है, होता है ऐसा। तो अप्रोप्रिएट प्राइस लेवल्स आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। चॉइसेस ऑफ सूटेबल एवरेज, कौन सा एवरेज आपको चाहिए, सिंपल एवरेज चाहिए या वेटेड एवरेज चाहिए, वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, ठीक है। किसी में सिंपल एवरेज बेनिफिशियल रहेगा, किसी में वेटेड एवरेज बेनिफिशियल रहेगा। फिर असाइनिंग प्रॉपर वेट्स, ठीक है, फिर उसको वेट्स असाइन करो। और फिर सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है वो डिसाइड करो। फिर तो दीज वर द स्टेप्स, आपको खुद लर्न करना है, खुद सोचो। सबसे पहले क्या, पर्पस डिसाइड करो, फिर बेस ईयर सिलेक्ट करो, फिर कौन से आइटम सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करो, कौन सा प्राइस सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करो, फिर चॉइस ऑफ सूटेबल एवरेज, कौन सा एवरेज चाहिए आपको वो डिसाइड करो, फिर प्रॉपर वेट्स असाइन करो, और फिर एप्रोप्रिएट फॉर्मूला डिसाइड करो, ठीक है। ये हो गई स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स, ठीक है। दो मेथड्स दी हुई आपको, सिंपल इंडेक्स मेथड एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल एंड वेटेड, सिंपल तो एकदम सिंपल है, सिंपल में कुछ नहीं, आपको सीधा सीधा बेस ईयर और करंट ईयर को कंपेयर करना है और सीधा सीधा आपको इंडेक्स निकालना है ना। तो सिंपल का फॉर्मूला क्या है, सिंपल वाला तो ये है, देखो प्राइस की बात करेंगे तो देखो करंट ईयर अपॉन बेस ईयर, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, इनटू 100। इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, इसी फॉर्मूले से आप सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो। करंट ईयर अपॉन बेस ईयर, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर, पहले करंट ईयर फिर बेस ईयर, है ना, याद रखना है। करंट ईयर अपॉन बेस ईयर। अब प्राइस इंडेक्स निकालना है तो करंट ईयर मतलब P1, प्राइस इंडेक्स निकालना है तो P1 अपॉन Q0 हो गया, राइट है कि नहीं। बेस ईयर को 0 मानते हैं और करंट ईयर को 1 मानते हैं, इतना पता है ना, इतना पता है, जल्दी बोलो, वी डोंट हैव टाइम। Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है, तो करंट ईयर अपॉन बेस ईयर, अगर प्राइस इंडेक्स निकालना है तो क्या करोगे, P1 अपॉन Q0 इंटू 100, है ना। क्वांटिटी निकालना है तो क्या करोगे, Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ 1 ईयर, सॉरी वैल्यू इंडेक्स निकालना है तो वैल्यू ऑफ करंट ईयर एंड वैल्यू इन बेस ईयर। वैल्यू मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी, है ना। तो वैल्यू ऑफ करंट ईयर मतलब P1 इंटू Q1, Yes. और वैल्यू ऑफ बेस ईयर मतलब P0 इंटू Q0, राइट। सिंपल है, इससे आप तीनों फॉर्मूले निकाल सकते हो, प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू, राइट। देखो ये फॉर्मूले, देखो तीनों फॉर्मूले आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, खुद ही समझ गए होंगे अभी। मेन क्या है आपका, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर, इतना याद रखना है, ठीक है। अब वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, हम वेट्स असाइन कर देते हैं। सिंपल ऐसे डिवीजन नहीं करते, सिंपल P1 अपॉन Q0 नहीं करेंगे, उसमें हम वेट असाइन करेंगे, कुछ वेट का एलिमेंट डालेंगे उसमें, उस फॉर्मूले में, है ना। तो वेट्स असाइन करने के लिए दो लोग ने अपने फॉर्मूले बताए हैं, एक लास्पेरिस, एक कौन सा है, लास्पेरिस, ठीक है। लास्पेरिस का इंडेक्स किसको मानता है वेट के लिए, इसमें वो वेट देता है बेस ईयर का। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। उसमें दो है, एक लास्पेरिस एक पास्चेस, है ना, एक लास्पेरिस और पास्चेस, ठीक है। तो लास्पेरिस वेट किसका देता है, बेस ईयर का। लास्पेरिस किसका वेट देता है, बेस ईयर का। और पास्चे किसका वेट देता है, करंट ईयर का। वेट किसका देता है, करंट ईयर का। लास्पेरिस किसका देता है, बेस ईयर का। और पास्चे किसका देता है, बोलो, Current year. करंट ईयर का, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, देखो एक तो P1 अपॉन Q0, तो करंट ईयर अपॉन बेस ईयर तो रहता ही है ना, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर तो रहता ही है। अब वेट डाल दो, लास्पेरिस के हिसाब से वेट डालोगे तो कौन से ईयर का डालोगे बताओ,
कौन से ईयर का डालोगे? बेस ईयर का। ऊपर भी Q0, नीचे भी Q0। और पास्ट का बनाना है तो क्या करोगे? P1 अपॉन Q0 तो नॉर्मल अपना होता है, नॉर्मल होता है, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर। अब पास्ट का वेट डालना है, मतलब करंट ईयर मतलब Q1 अपॉन Q0 डालना है, सॉरी Q1 डालना है दोनों जगह, राइट? समझा? फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है किसका वेट दिया है ना। कर लोगे? सिंपल है, सिंपल लगा आपको? वेटेड एवरेज में सिर्फ वेट डालना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में। अगर लास्ट प्रेस की बात करेंगे तो किसका वेट डालोगे आप? बेस ईयर का। और पास्ट की बात करोगे तो किसका वेट डालोगे? करेंट ईयर का। याद रहेगा? बोलो, याद रहेगा? Yes, ma'am. अब लिमिटेशंस आपके कोर्स में है ही नहीं, वी आर डन विद दिस चैप्टर आल्सो। ओके, तो आपका सारा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। आपको खुद ये दोनों चैप्टर्स भी आज लर्न करना है और इसके प्रैक्टिस भी करना है। किसका? इंडेक्स नंबर का, है ना? ठीक है, कर लोगे? करोगे? फायदे में रहोगे, ठीक है? होमवर्क है आपका, दोनों आज जो चैप्टर रिवाइज किए हैं आपको पढ़ना है। ओके, चलो बाय। बाय मैम। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय, मोस्ट वेलकम। चलो।